नमस्कार साथियों, मैं दामोदर सैनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्पेशल विद दामोदर सैनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एलडीसी भर्ती में हॉरिजॉन्टल आरक्षण संबंधी निम्नलिखित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप अगर मेरे यूट्यूब पर नए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही पूरे वीडियो को आराम से देखिए। आपको कुछ नई जानकारी और नए तथ्य जो कि आरक्षण से रिलेटेड हैं या फिर एक्स आर्मी मैन से रिलेटेड हैं, वो आपको जानने को मिलेगा। और बहुत ही अच्छा प्रयास किया है मैंने आपको कि पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने का एक सरल भाषा में। इसलिए सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो साथी टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर आप क्लिक करके ऐड हो सकते हो। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है, क्या भूतपूर्व सैनिकों की सीटें सामान्य से कट होगी, सामान्य मेल या फिर जो हर एक कैटेगरी के जो सामान्य की जो सीटें होती हैं उनसे कट होगी। इस बात पे अपन चर्चा करेंगे। और ये जो कैरी फॉरवर्ड या फिर ये जो बैकलॉग का क्या पूरा मामला है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। और विधवा और परित्यक्ता के लिए जो कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो सीईटी टाइपिंग और जो फाइनल रिजल्ट हैं, ये 3-3 चरण हो रहे हैं, तो इसका जो तीनों चरणों का जो भर्ती पर जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या इफेक्ट रहेगा, इसके ऊपर भी अपन एक एक चर्चा करेंगे। साथियों, मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है इन बिंदुओं पर 1 बाय 1 डिस्कस करने का, तो आगे चलकर अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ आ जाए। सबसे पहले अपन कौन कौन से कैटेगरी वाले हॉरिजॉन्टल में आते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि इस प्रकार हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में एक दिव्यांगजन कैटेगरी होती है, राजकीय कर्मचारी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक होते हैं और इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी होते हैं। सबसे पहले अपन इसमें दिव्यांगजन श्रेणी में देख लेते हैं। ये BLV, HI, LDCP और ऑटिज्म एवं MD। अब इसमें ये जो नियमित सीटें हैं, नियमित सीटों का अभिप्राय क्या है कि जो केवल और केवल इस भर्ती से आवंटित की गई हैं। और कैरी फॉरवर्ड या फिर बैकलॉग वाली सीटें क्या होती हैं ये वह सीटें हैं जो पिछली भर्ती में उस टाइम हॉरिजॉन्टल वालों से फिल ना करके कुछ एब्सेंट हो गए थे, उससे फिल ना करके सामान्य प्रक्रिया से भर्ती गई थी उस टाइम तो, लेकिन उतनी संख्या में नेक्स्ट भर्ती में वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई, और जो पिछली भर्ती की जो कैरी फॉरवर्ड सीट थी वो इस बार बैकलॉग कहलाई। अब इसका तात्पर्य ये है कि ये जो नियमित कैंडिडेट हैं, इतनी सीटें तो है ही, इसके अलावा अगर और भी कैंडिडेट मिल जाते हैं इनको, तो फिर ये जो 12, 10, 8 और 7 ये बैकलॉग वाली भी सीटें इनमें शामिल होकर ये सीट अपनी ले जा सकते हैं। लेकिन इस भर्ती में एक LDCP ही ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट पास हुए हैं, और बाकी सारी कैटेगरी BLV, HI या फिर ऑटिज्म है, इनमें लगभग सीटों के ये जो नियमित वाली सीटें दे रखी है इनके बराबर या इनसे कम ही पास हुए हैं। इसलिए ये जो कैरी फॉरवर्ड वाली जो बैकलॉग की सीटें हैं इनके कट करने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक LDCP में ये जो 8 सीटें दे रखी है, ये सीटें वो खा सकते हैं नियमित 44 सीटों के अलावा। अब दिव्यांगजन श्रेणी में जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण का जो नियम है वो इस प्रकार है कि जैसे ये जो सारे कैटेगरी वाले हैं हॉरिजॉन्टल वाले, ये जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसी कैटेगरी की ये सीट ले जाएंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे 55 सीट BLV कैटेगरी की हैं, तो सामान्य कैंडिडेट का तो लगभग 1.25 गुना या 1.5 गुना कैंडिडेट को लेंगे यहाँ DV के लिए, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं इनको लगभग 2 गुना के आसपास सामान्य जो होते हैं वो ले लिया जाता है, लगभग 2 गुना के आसपास इनको बुलाया जाता है। लेकिन LDC भर्ती में ये केवल और केवल 1 गुना के समथिंग ही पास हो पाए हैं, तो लगभग जो जितने पास हुए हैं सभी को इनको DV के लिए कॉल हो जाएगा। और ये जो अब 55 है या 27 है, 44 है, 16, अब ये जो जिस कैटेगरी से होंगे, ये जो टॉप 55 लेंगे या फिर 5 ही इतने ही हुए हैं लगभग 55 के आसपास, तो ये जो टॉप 55 में से जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, चाहे OBC से है तो OBC की सीट खाएगा, EWS से तो EWS की सीट खाएगा, SC ST से हैं तो SC ST की सीट खाएगा, और जो प्रॉपर जनरल से हैं कोई कैंडिडेट तो वो जनरल की सीट खाएगा। और ऐसे ही HI में, LDCP या फिर इनमें होता है, ऑटिज्म MD में होता है कि जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसी कैटेगरी की सीट खाएगा। इसका जो ऑथेंटिक प्रमाण है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। दिव्यांगजन से संबंधित जो इनका कार्मिक विभाग का जो नियम है वो LDC भर्ती के जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ सरल शब्दों में दर्शाया गया है कि दिव्यांगजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी हॉरिजॉन्टल रूप से है, अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग, चाहे सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग हो, या आर्थिक रूप से कमजोर हो का होगा, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा, जैसे मैंने पूर्व में अभी आपको बताया है।
इसके बाद अपन बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। अभ्यर्थियों में ज़्यादातर सभी के डाउट भूतपूर्व सैनिकों को लेकर ही हैं। अभी तक जितने भी मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, तो वो किसी का ट्वीट देख के या फिर कहीं से वो खबर देख के वो मिसगाइड होते हैं, तो फिर वो मेरे पास टेलीग्राम पे पूछते रहते हैं कि वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, आप बताओ इसका, आप बताओ इसका। तो इसके फिर मुझे लगा क्यों ना आप सबको एक साथ एक वीडियो के माध्यम से हॉरिजॉन्टल वाला रिजर्वेशन मैं आपको समझा दूँ। अभ्यर्थियों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो जाकर वहाँ पे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैंने उनके पूरी भर्ती में उनकी कितनी सहायता की। एग्ज़ाम शुरू से लेके और अब तक मैं उनकी किसी न किसी प्रकार से हेल्प करता ही आया हूँ। तो आपको एक सब्सक्राइब देने में क्या ही जाता है। चलिए अब देखते हैं भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के बारे में। तो इसमें ऐसा होता है, जैसे दिव्यांगजन में क्या होता है कि इनको सीधी-सीधी सीटें दे रखी है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ कहीं पे भी सीटें नहीं दे रखी हैं, सीधी-सीधी सीटें हैं। जबकि भूतपूर्व सैनिक में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इनमें हर एक कैटेगरी की सीटें दे रखी है। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस सबकी अलग-अलग फिक्स सीट दे रखी है। और ये जो नियम है 2021 के बाद वाली भर्तियों के ऊपर आया है। पहले भूतपूर्व सैनिकों में भी जैसे दिव्यांगजन या फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ऐसा नियम था। तो उसमें क्या है कि ज़्यादातर ये ओबीसी वाले होते हैं और ओबीसी वाले कैंडिडेट को फिर नुकसान होता था। फिर इन्होंने क्या किया कि नियम में चेंज करके कार्मिक विभाग का जो नियम आया था, और उसके बाद ये हर एक कैटेगरी से भूतपूर्व सैनिक लिए जाते हैं जो कि फिक्स होते हैं इनके। ये जो सीटें दे रखी है वो है नियमित कैंडिडेट की सीटें दे रखी हैं जो इस भर्ती के लिए हैं पर्टिकुलर। और ये जो कैरी फॉरवर्ड हो रखी हैं पिछली भर्ती की, ये वो सीटें हैं जो एक्स सर्विसमैन पिछली भर्ती में अब्सेंट थे। तो उस टाइम क्या किया था, उस टाइम तो उनकी जो सीटें थी वो सामान्य प्रक्रिया से सामान्य से भर दी गई थी, लेकिन उतनी सीटों के बराबर वो नेक्स्ट भर्ती में कैरी फॉरवर्ड कर दी गई थी, जो इस भर्ती में बैकलॉग के रूप में है। इसका यहाँ पे बैकलॉग के रूप में मतलब यही है कि अगर इतनी संख्या में ये 140 जनरल है ही, और इसके अलावा 209 और अगर मिल जाते हैं एक सर्विस में, तब भी इनको इस भर्ती के लिए एलिजिबल मान लेते हैं। 140 के अलावा 209 मान लेते हैं। इसका बैकलॉग का मतलब यही होता है। अगर ऐसी में है तो 51 सीट अगर ये मिलते हैं एक्स्ट्रा, तब भी 51 सीट इनको दे दी जाती हैं। ओबीसी में अगर 58 एक्स्ट्रा और मिलते हैं तब भी इनको दे देते हैं। तो बैकलॉग का मतलब ये होता है। लेकिन इस भर्ती में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भूतपूर्व सैनिक टोटल 33 ही पास हुए हैं पूरी भर्ती में। टोटल 33 एक्स सर्विसमैन ही पास हुए हैं। जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो नियम है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे ये जो सामान्य की सीट है, अभी अपन नियमित के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बैकलॉग का कोई ऑप्शन रहता नहीं है अपने पास। टोटल 33 ही पास हुए हैं, तो बैकलॉग वाली ये सीटें ना, इनका कोई औचित्य नहीं है अभी के लिए। ये तो तब है जब एक्स्ट्रा भी पास हो जाते हैं नियमित के अलावा, तब ये वाली सीटें वो अपनी ले जाते हैं। लेकिन अब ये जब बैकलॉग वाली सीटें नहीं खा रहे हैं तो इनका कोई औचित्य नहीं है अभी। अभी सिर्फ आप ये ध्यान दो कि ये जो 140 सीटें हैं जनरल की, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों में ऐसा नियम होता है, यहाँ पे शिफ्टिंग होती है। जैसे ये जो 140 जनरल की सीट है, इसमें कोई भी कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन आ सकता है। अब इसमें एससी कैटेगरी का भी आ सकता है यहाँ शिफ्ट होकर, एसटी का भी आ सकता है, ओबीसी का भी आ सकता है, एमबीसी का भी आ सकता है, और बाकी ईडब्ल्यूएस और शहरिया का भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 सीट दे रखी है शहरिया के लिए। लेकिन इसके लिए अभी जैसे कुछ दिन पहले छात्रावास अधीक्षक का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसमें क्या किया था कि जैसे सीईटी का जो चरण था, तो पहले आरएसएसबी बोर्ड ने सीईटी को एक चरण नहीं माना था। और अगर नहीं माना, उस सीईटी को एक चरण नहीं माना और नहीं मानकर और उन्होंने रिज़ल्ट को निकाल दिया। तो उसके बाद ये कोर्ट में गई भर्ती, और कोर्ट के थ्रू फिर रिवाइज रिज़ल्ट निकालना पड़ा, और फिर उनको सीईटी को भी एक चरण मानना पड़ा। अब अपने ऐसे 3 चरण हो गए। एक तो ये सीईटी का हो गया, और एक टाइपिंग वाला हो गया, और एक फाइनल रिज़ल्ट वाला हो गया। तो अपने 3-3 फ़िल्टर है। अब यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल को समझना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक आसान भाषा में समझाने की, कि ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। अब बात आती है कि कोई भी ओबीसी वाला या एससी एसटी वाला है, वो यहाँ जनरल की सीट कब खा सकता है एक सर्विसमैन। उसके लिए टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई थी, वो लगभग जनरल की जो कट ऑफ थी वो 80 गई थी, 80 के आसपास गई थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो गई थी 61। अब उस टाइम अगर कोई एक्स सर्विसमैन अगर 80 कट ऑफ से ऊपर आ रहा है, 80 को पार करा है, जो कि जनरल की कट ऑफ थी, एक्स सर्विसमैन की थी, अलग से जाती है इनकी कट ऑफ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सब कैटेगरी वाइज एक्स सर्विसमैन की अलग कट ऑफ जाती हैं। तो उस कंडीशन में 80 से अगर किसी भी जो एससी एसटी या ओबीसी या एमबीसी किसी भी कैटेगरी का जो भी एक्स सर्विसमैन है, 80 मार्क्स से ज़्यादा उसके थे, उसने टाइपिंग क्वालिफाई किया है, वो यहाँ जनरल में आके 140 में से यहाँ सीट वो कवर अप कर सकता है। अब जैसे
यहाँ जो 50 सीट दे रखी है ओबीसी के लिए, और ये जो है सबॉर्डिनेट की मैं बता रहा हूँ, सचिवालय की नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो 50 सीटें हैं भूतपूर्व सैनिक की ओबीसी की, और जो टोटल पास हुए हैं ओबीसी से वो लगभग 22 के आसपास हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट 22 से हैं। तो अब जो 22 हैं, 22 में से लगभग इस हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ या 8 या 10 ऐसे लोग हैं जो 61 से लेके 80 के बीच में ना होके 80 से अबव है उनके मार्क्स टाइपिंग के लिए। अगर उनके मार्क्स 80 से अबव है तो फिर वो यहाँ पे ओबीसी की सीट नहीं खा के वो यहाँ सीट खाएंगे जनरल की सीट, अगर उनके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं टाइपिंग के लिए तब। लेकिन जिसके मार्क्स 61 से लेके 80 के बीच में है वो ओबीसी की सीट खाएगा यहाँ पे। तो ये टोटल 22 हैं, 22 में से 10 के आसपास में मान के चल रहा हूँ वो जनरल में जाके सीट खाएंगे। अब टाइपिंग को तो एक चरण हो गया। अब अगर RSM-SSB बोर्ड अगर सीईटी को भी एक चरण माने, इसमें भी अगर ये आरक्षण का जो लाभ देना चाहती हैं, तो अब अगर सीईटी में डाले तो फिर ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि सीईटी में जो एक्स आर्मी मैन की जो कट ऑफ थी 15 गुना के लिए वो 180 से ज़्यादा थी, 180 प्लस थी, 180 थी। अब 180 मुझे लगता नहीं है कि कोई भी SC ST OBC या फिर MBC वाला जो एक्स सर्विसमैन है वो 180 को क्रॉस कर पाया हो। 180 को क्रॉस करेगा तभी वो जनरल की सीट पे जा सकता है। अगर ये सीईटी वाला फिल्टर भी लगाता है बोर्ड, तब तो ये सारे के सारे जो 22 हैं वो ओबीसी में सीट खाएंगे, ये जनरल में जा ही नहीं पाएंगे। अगर बोर्ड सीईटी को भी चरण माने और टाइपिंग को भी चरण माने तो जो जिस कैटेगरी का होगा एक्स सर्विसमैन वो उसी कैटेगरी की सीट खाएगा, यहाँ जनरल में जा ही नहीं पाएगा अगर सीईटी को भी अप्लाई करे चरण के अंदर। तो इसका साफ साफ रीज़न है, जो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी सीईटी के लिए 15 गुना की लिस्ट है ना, उसमें जो एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो 180 गई थी, और 180 किसी के मार्क्स नहीं है यहाँ से। तो इसलिए ये जो जनरल की जो सीटें हैं ना 140, अब ये क्या करेंगे, ये सामान्य कैंडिडेट से फिल हो जाएगी। अब मैं कुछ लोगों के जो डाउट थे वो डाउट किस प्रकार से आए वो मैं आपको एक एक करके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो डाउट था कुछ स्टूडेंट का वो ये था कि जैसे ओबीसी की टोटल जो सीट है वो 420 है। अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे ओबीसी में टोटल 22 एक्स सर्विसमैन आए हैं तो ये 50 सीट में से 22 घटाने पे 28 बचते हैं। तो वो ये सोच रहे हैं कि जब एक्स सर्विसमैन आए ही नहीं तो ये 420 में से 28 ऐड होगी। कुछ लोगों का डाउट तो ये है, ये फिर ऐड होकर 448 हो जाएगी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो 50 सीट है या फिर ये जो रेगुलर की सीटें हैं ये ऑलरेडी इनबिल्ड हैं। जो ऊपर जो वर्गवार कैटेगरीवार जो दे रखा है अपन को वर्गीकरण, उसमें ये शामिल है ऑलरेडी। जब कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन आता है तभी वो सीट खा पाता, अगर नहीं आता तो अपनी सीट नहीं खाते, कम नहीं होती। अब ये जब ओबीसी वाले हैं, कुछ एक्स सर्विसमैन अगर मिलते हैं, अगर 50 एक्स सर्विसमैन मिल जाते हैं ओबीसी वाले मान लो, तब ये 420 में से ये 50 कम हो जाते हैं। अब जब नहीं मिले हैं तो ये कम नहीं होंगे, बात सीधी सी है यहाँ पे। तो अब यही बात यहाँ पर है, जो जनरल की 140 सीट है। अब यहाँ पे मान लो कोई भी कैटेगरी से जनरल से कोई भी सीट डिडक्ट नहीं करेगा, ये 140 सीट जो हैं एकदम सेफ है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि 140 सीट जो है टोटल जनरल की सीट में ऐड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी उसमें ऐड है। अब अगर ये 140 मिल जाते तब ये कट हो जाती सीट, अब जब नहीं मिल रहे हैं तो वो सीट उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन होता क्या है इनमें कि जब ये 140 सीट हैं जनरल की, अब यहाँ पे कोई भी एक्स सर्विसमैन आ नहीं रहा है, या फिर किसी भी कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन की जो अभी की वैकेंट सीट हैं वो अभी के लिए वर्तमान जो भर्ती हैं उस वर्तमान भर्ती में सामान्य प्रक्रिया से भर दिया जाता है। सामान्य जो कैटेगरी के जो मेल होते हैं उनको ये सीटें मिल जाती हैं, और उतनी ही संख्या में आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। और ये जो आगे 3 भर्तियों तक होता है ऐसा, और 3 भर्तियों के बाद भी अगर कोई एक्स सर्विसमैन नहीं मिल पाता है तब उनको लैप्स कर दिया जाता है। तो अब अपन इस बात से क्या समझें, इसका सीधा सीधा जो तात्पर्य है, अब कुछ लोग ये समझ रहे थे कि ये जो जनरल की 140 सीट हैं वो जो टोटल जनरल की सीट हैं उसमें से लेस करके, मतलब उसमें से घटा के फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जो कि ऐसा नहीं है। वो अभी के लिए सामान्य मेल से भर दिया जाएगा, और उसके बाद उतनी संख्या में वो अभी के लिए सामान्य प्रक्रिया से भर दी जाएगी, और उतनी संख्या के बराबर वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, जबकि ये कटौती नहीं की जाएगी 140। और ऐसे ही हर कैटेगरी में हैं ये जो सीटें हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो उतनी सीटों के बराबर आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन वो सीटें अभी के लिए सामान्य प्रक्रिया से भर दी जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये जो सीटें हैं वो जो कैटेगरी वाइज सीटें दे रखी है उनमें ऐड नहीं होगी। आप यूँ नहीं कि जो जनरल की 1033 फ्रेश सीट है उसमें 140 ऐड कर दो, या ऐसा नहीं होगा।
कुछ साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि ये जो जनरल सामान्य की जो सीटें हैं वो आगे यहाँ से डिडक्ट करके वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहीं देख लिया होगा, कहीं ट्वीट पे या फिर कहीं कहीं किसी के मैसेज में देख लिया होगा, उनको ये डाउट हो गया कि ये जो 140 सीट हैं ये यहाँ से डिडक्ट करके आगे भेज देंगे। डिडक्ट किसी भी कैटेगरी में नहीं की जाएगी। जब यहाँ पे कैंडिडेट कोई आ ही नहीं रहा है तो वो यहाँ डिडक्ट क्यों करेंगे? वो नहीं आ रहा है उनकी जगह, तो सामान्य जो भी मेल या फिर वो जो कैटेगरी की सीटें उनसे भर दी जाती हैं और उतनी संख्या में। भाई इस बार नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली बार हो सकता है वो आ जाए, उतनी संख्या में आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्या पता अगली बार मिल जाए तो अगली बार वो फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन उनका आरक्षण खत्म थोड़ी करेंगे इस बार। जो ऐसा सोच रहे हैं उनको लॉजिकली ये बात भी सोचनी चाहिए, जब ये आप डिडक्ट करे हो ना तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड जो बैकलॉग वाली सीटें हैं ये भी आप डिडक्ट करो, और फिर ये लगभग 600 के आसपास सीटें हो जाती है। तो 600 के आसपास अगर आप हर एक कैटेगरी में से सीट को घटा के फिर आप आगे भेजोगे तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं है। फिर तो एक्स सर्विसमैन सिर्फ और सिर्फ 33 ही पास हुए हैं, इसीलिए किसी भी कैटेगरी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो इसलिए किसी को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिडक्ट होगी नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग, ये अगर किसी को समझ आए, मेरा इतना समझाने के बावजूद भी अगर किसी को समझ नहीं आए तो वो आगे कृपया करके समझे भी ना, क्यों फालतू में अपना माथा ख़राब करना है। इससे बढ़िया है जो सीधी सीधी मैंने रैंक बताई है वो देखो और इन्जॉय करो। इस बात का सारांश यही है कि ये जो पोस्टें हैं कैरी फॉरवर्ड वाली, अभी जो बैकलॉग में सीटें हैं, ठीक है, अब ये पिछली भर्ती की जो 2018 में हुई थी उस टाइम ये कैंडिडेट वहाँ पे मिले नहीं थे उनको, तो उस टाइम तो उन्होंने सामान्य जो मेल को सीट दे दी गई थी और उतनी संख्या में ये इस भर्ती में आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी, इस भर्ती में भेज दी गई है। तो ये वो वाली सीटें, अगर ये कैंडिडेट मिल जाते उनको तो ये सीट अपनी और भी वो डिडक्ट कर सकते थे, लेकिन ये जो नियमित सीटें हैं इनमें भी ये पूरी ये फिल नहीं कर पाएंगे, तो ये बैकलॉग वाली कहाँ से कर पाएंगे वो। बस ऐसे ये जो नियमित वाली सीट हैं ये जो अभी कैंडिडेट मिल रहे हैं उतनी तो ये कवर अप कर लेंगे, और जो नहीं मिल रहे हैं तो वो जो नहीं मिल रहे हैं कैंडिडेट उतनी संख्या तो अभी जो सामान्य मेल से फिलअप हो जाएगी और उतनी संख्या के बराबर आगे की भर्ती के लिए वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो मैं आपको एलटीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें जो कार्मिक विभाग का नियम है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ताकि आपको भी लगे कि जो जानकारी है वो एकदम ऑथेंटिक दी है। वो इस प्रकार देखो आप, जैसे किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी, और रिक्तियों की समान संख्या, मतलब कि जो अभी अनुपलब्धता के कारण जो सामान्य प्रक्रिया से भरी जाती हैं उतनी संख्या में, उतनी समान संख्या में अगले भर्ती वर्ष में कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और उसके बाद ऐसी रिक्तियां लगभग 3 भर्ती तक होती हैं और उसके बाद ये व्यवगत हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं। और इसी प्रकार अपन ने जो दिव्यांगजन कैटेगरी का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देखा था, ठीक उसी प्रकार ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं इनकी संख्या जो 33 दे रखी है ये है अधीनस्थ विभाग में है, और ये जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसी कैटेगरी की सीट ये खाएंगे। जैसे अपन ने दिव्यांगजन में बात की थी उसी हिसाब से इनको मिलता है टॉप, इनके जो भी डेढ़ या 2 गुना लेते हैं, और उनमें जो जिस कैटेगरी का होता है उसी कैटेगरी की ये सीट खाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक नियम और बता देता हूँ जो ये विधवा कैटेगरी और परित्यक्ता कैटेगरी में होता है। इनमें क्या होता है कि जैसे 72 विधवा कैटेगरी की सीट है, अब यहाँ पे अगर विधवा कैटेगरी से ये सीट फिल नहीं होती हैं तो ये सीट फिर परित्यक्ता को दे दी जाती हैं, और अगर परित्यक्ता वाली सीट इनसे फिल नहीं होती हैं तो ये विधवा कैटेगरी को इनसे फिल कर दी जाती हैं। तो ये आपस में एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, और दोनों ही कंडीशन में, और ये दोनों ही कंडीशन में अगर ये फिलअप नहीं हो पाती हैं, विधवा भी नहीं मिलती हैं प्रॉपर और परित्यक्ता भी नहीं मिलती हैं, फिर ये जो है सामान्य महिला को दे दी जाती हैं। तो इनका जो कार्मिक विभाग का जो नियम है वो यही नियम है कि भाई ये इंटरचेंजेबल होती हैं विधवा और परित्यक्ता, और दोनों ही कंडीशन में नहीं मिलती हैं तो फिर ये सामान्य महिला को देती हैं। और महिलाओं का एक नियम और है, अगर किसी भी कैटेगरी में ये जो सामान्य महिला की सीट है और महिला उपलब्ध नहीं होती हैं, किसी एग्ज़ाम में मान लो प्रॉपर महिलाएं जो उपलब्ध नहीं होती हैं उनकी अनुपलब्धता के कारण उनकी जो सीटें होती हैं उसी कैटेगरी के सामान्य मेल से फिलअप कर दी जाती हैं। ये भी एक नियम है उनका, और ये वाली बात हर एक कैटेगरी में लागू है, सिर्फ और सिर्फ सामान्य कैटेगरी में नहीं है। इस अनुसूचित जाति में भी है, अनुसूचित जाति में भी है, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारी कैटेगरी में ये वाली बात लागू है। इसके अलावा विवाहित महिला जो आवेदक है उनके लिए एक नियम और है कि जो महिला आवेदक हैं विवाहित हैं वो अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम का
आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि पति के नाम का कोई भी जाति प्रमाण पत्र या फिर आय का जो भी सर्टिफिकेट है वो मान्य नहीं होगा। पिता के नाम का ही जो निवास स्थान है या फिर आय के आधार पर जारी जो भी सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। इसके अलावा एक माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है वो विधवा या फिर परित्यक्ता को लेके हैं। उस आदेश में क्या लिखा हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डीबी स्पेशल अपील रिट नंबर ये है आरपीसी बनाम प्रियंका जैन के अन्य प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 2017 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक विधवा, परित्यक्ता, विवाह विच्छिन्न या फिर तलाकशुदा वर्ग में आवेदित महिला द्वारा आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया जाता है तो भी उसे विधवा, विच्छिन्न विवाह या तलाकशुदा का लाभ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले अगर कोई विधवा या फिर परित्यक्ता अपनी कैटेगरी से फॉर्म फिल करती हैं और फॉर्म की अंतिम दिनांक के बाद अगर वो शादी कर लेती हैं तब उसको इस कैटेगरी का लाभ दिया जाएगा, उसको वंचित नहीं रखा जाएगा। और इसके अलावा जो भी विधवा या फिर परित्यक्ता के जो भी सर्टिफिकेट वगैरह या फिर तलाक की जो डिक्री होती हैं वो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होती है उससे पहले पहले की होनी चाहिए। कोई कोर्ट में लंबित या फिर विचाराधीन मुद्दा नहीं होना चाहिए, वो फिर एलिजिबल नहीं रहेगा, आप एलिजिबल नहीं रहोगे आप उसके लिए। इसलिए जो भी आपका जो डिग्री या फिर जो भी सर्टिफिकेट होता है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का ही मान्य है। बाकी जो भी साथी इस यूट्यूब पर नए हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे जो टेलीग्राम का जो चैनल है एग्ज़ाम स्पेशल, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ इसके एलडीसी से या पटवार से या फिर बाकी अन्य जो भी भर्तियाँ उनसे रिलेटेड कुछ भी ऑथेंटिक न्यूज़ में डालता रहता हूँ। इसलिए आप वहाँ ज़रूर जुड़े। मेरे यूट्यूब चैनल है, इसके अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो और एक बार वहाँ पर ज्वाइन करके आप उस टेलीग्राम चैनल की ऑथेंटिसिटी का पता करें। अब कुछ दिन में जो एलडीसी का स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो जाएंगे हैं तो उसके बाद मैं 1-2 दिन बाद में स्क्रूटनी फॉर्म का डिटेल्ड वीडियो में यूट्यूब पे लेकर आऊँगा, जिसमें सारे शपथ पत्र कैसे बनाने हैं और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी जानकारी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो के साथ मैं आपको समझा दूंगा। इसी के साथ सभी भाइयों को प्यार भरा राम राम, धन्यवाद।